हेलो एवरीवन। बच्चे आप है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सेट थ्योरी और ट्रिगोनोमेट्री मैंने कंप्लीट किया। सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग टॉपिक बढ़ेंगे। तो बच्चे हमने लिखा है यहाँ पे देखो सेट थ्योरी और 11th का टॉपिक है। आगे सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ है 11th 12th आगे हायर एजुकेशन में। तो थोड़ा सा सेट के बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम लोग काम की बात करेंगे। तो सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने वाले थे जॉर्ज कैंटर। ही वॉज जर्मन मैथमेटिशियन जिन्होंने सेट थ्योरी का कंसेप्ट डेवलप किया है ना। तो सेट होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझें। सेट मतलब क्या होता है बच्चे? कलेक्शन, है ना। बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं कि अरे एक सेट क्वेश्चन बना लिए, एक सेट ये ले लिए। तो बच्चे जब भी बात कही जाए सेट का, तो सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, है ना। तो इसमें देखो दो वर्ड यूज हुआ है, एक तो हुआ है कलेक्शन, दूसरा हुआ है वेल डिफाइंड। दोनों वर्ड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो कलेक्शन मतलब तो आपको समझ में आता है बच्चे, कुछ ना कुछ जिसमें क्या हो, क्वांटिटी होना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तो उसको कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात वेल डिफाइंड, ये बहुत ही मार्केबल चीज़ है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वैसा चीज़ जिसके बारे में हमें यूनिक आंसर मिले, वैसा कलेक्शन जिसका यूनिक आंसर हो, वैसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बोलते हैं कि देखिए हम बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं तो बच्चे वो हमारा क्या है? फिक्स है। आप जो बताएंगे किसी भी पर्सन से अगर आप पूछते हो कि इंडिया में कितनी स्टेट हैं, तो सब बताएंगे 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेट के बारे में बताया गया। फिर जैसे हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉबल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हमारे पास है और उसका कह रहा है वॉबल लेटर्स का कलेक्शन, तो बच्चे ये भी फिक्स है। AEIOU जो भी आप बताओगे, इट मीन्स जो भी उस कलेक्शन का आंसर देंगे वो यूनिक आंसर होगा। तो जिस कलेक्शन का यूनिक आंसर हो बच्चे, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे मान लो बच्चे कहा जाए कि एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो ये कलेक्शन हमारा है ना। तो बच्चे 12 मंथ होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सब लोग यही बताएंगे, तो ये कलेक्शन हमारा सेट कहलाएगा, ठीक है। फिर जैसे इसी में कहा जाता है कि मंथ ऑफ द ईयर हैविंग फर्स्ट लेटर एज जे। बच्चे वो एक साल का वो महीना जिसका पहला लेटर जे हो, कौन कौन होगा? फिक्स होगा। जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। 3 ऐसे मंथ हैं जिसके फर्स्ट लेटर में क्या होता है? जे होता है, जे लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा फिक्स है। फिर बात करते हैं कि बच्चे डिजिट्स कितने होते हैं। डिजिट का कलेक्शन तो 10 डिजिट होते हैं। मैथ्स में डेसिमल सिस्टम की बात करें तो 10 डिजिट्स होता है, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी डिजिट की बात करें 0 से 1 होता है। और ऐसे हमारा क्या होता है, बता दिया जाए कि आखिर बेस क्या है डिजिट का, तो वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट हमारा होता क्या है। तो सेट हमारा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमारा क्या है? कलेक्शन सेट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सारा कलेक्शन सेट नहीं होता है, लेकिन सारे सेट के पास कुछ ना कुछ कलेक्शन होते हैं, एक्सेप्ट इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट या वॉइड सेट, नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो, उसके अलावा जो भी हमारे पास है ना सेट होंगे, कुछ ना कुछ उसके पास मेंबर होगा, आइदर फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ उसके पास मेंबर्स होंगे एक्सेप्ट नल सेट। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि बच्चे सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं जो हमारा कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है। जैसे बच्चे हम बोल देते हैं कि हम बोलते चलिए ऐसा है, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया। जैसे मैंने बोला एक कलेक्शन बनाइए जिसमें टैलेंटेड पर्सन का हो, तो आखिर क्या होगा? कोई बोलेंगे टैलेंटेड किस सेंस में? प्लेयर्स ले रहे हैं, मेरिट ले रहे हैं, सिंगिंग में ले रहे हैं। तो देख रहे हो कि इसका अलग अलग हमारा वेरिएबल आंसर्स आ रहे हैं। जहाँ वेरिएबल आंसर्स आ जाए कलेक्शन का, वो हमारा क्या होगा? कलेक्शन रह जाएगा, सेट नहीं होगा, है ना। और बच्चे जब जिस कलेक्शन का यूनिक आंसर हो जाए, वो हमारा क्या होगा? सेट होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। तो आसानी से आप कर सकते हो बच्चे। कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए हम कहाँ जाए, 10 टैलेंटेड ले लेते हैं राइटर्स ऑफ इंडिया, ये भी हमारा क्या होगा बच्चे? कलेक्शन नहीं रह जाएगा, सेट नहीं होगा। टैलेंटेड राइटर अगर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंगली अगर आप लिटरेचर से इंटरेस्ट रखते हो, तो है ना, आप क्या करोगे? लिटरेचर वाला का नाम बताओगे। कोई मान लीजिए मैथ्स से इंटरेस्ट रखता है तो मैथ्स वाले का नाम बताएगा। तो जिस कलेक्शन का वेरिएबल आंसर हो जाए, तो बच्चे मैन टू मैन वैरी करे, है ना, तो उस तरह के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन ही नाम देते हैं, सेट नहीं बोलते। क्लियर हो गया? तो बच्चे समझ में आ गया होगा आखिर
कौन सा कलेक्शन सेट होगा, कौन सा हमारा नहीं होगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो सेट का डिफिनीशन था, और आगे हम लोग देखते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो बच्चे सेट का सेट को रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हम लोग करते हैं। पहला तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, पहला हमारा है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। बच्चे पहला रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर और शॉर्ट और रूल, और देते जा रहे हैं रूल फॉर्म। पहला स्टार्ट करते हैं रोस्टर और टेबुलर। पहला बात करते हैं बच्चे रोस्टर फॉर्म। तो जो भी सेट होता है ना, उसके सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल टू में हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं यहाँ मेंबर को, क्योंकि सेट हमारा कलेक्शन होगा, और जो भी इधर आते हैं उसको मेंबर हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे 1 2 3 4। देखो क्या कर रहे हैं कि ये सब मेंबर कहलाता है, और मेंबर को जो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, खत्म भी कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, और दो मेंबर को जो हम लोग सेपरेट करते हैं वो कॉमा से सेपरेट करते हैं। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये लिखने का तरीका है सेट को, ठीक है। तो ये हमने सेट को लिखा, और बच्चे यहाँ पे हमने सेट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और इसमें ये सब कुछ सिंबल होते हैं, है ना, उस सिंबल को थोड़ा सा ध्यान देना। स्टैंडर्ड सिंबल है, इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू, या इसका दूसरा नाम है मेंबर ऑफ, या इसी का नाम है एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो बच्चे देखो यहाँ पे ये सिंबल है, यहाँ पे देखना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा सेट है, और जैसे आप बोलते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, वो हमारे क्या फैमिली मेंबर है ना। फैमिली हमारी क्या हो गई, सेट हो गई, जो इंडिविजुअल हो गया उसका मेंबर कहलाता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंबल करेंगे, तो इधर मेंबर लिखते हैं, इधर सेट लिखते हैं। तो बच्चे 1 हमारा क्या होगा, मेंबर होगा इस सेट का, ठीक है। 1 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, 2 इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस सेट, 3 इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस सेट, 4 इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो ये सब मेंबर हैं इसके। अगर ऐसा लिखा रहे, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब मेंबर नहीं है ना, ये मेंबर इसका नहीं होगा। तो देखो बच्चे, ये जो ग्रुप था उसमें जो 5 की बात करें, 5 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, है ना। इस सेट का मेंबर हमारा क्या है, 5 नहीं है, ठीक है। तो बच्चे डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि जो सेट रिप्रेजेंटेशन है ये अलग तरह का बच्चे मैथ्स है ना, डिस्क्रीट मैथ में रखा जाता है, लॉजिकल मैथ्स में इसको रखा जाता है। तो इस सेट रिप्रेजेंटेशन का, टेबुलर फॉर्म का कुछ अपना एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हमें ख्याल रखना है। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि जब सेट रिप्रेजेंटेशन आप करते हो बच्चे, तो जो मेंबर होना चाहिए, सारे मेंबर कहलाते हैं, इसका रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात करते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर्टी होता है, उसकी बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें। पहला बात कहता है कि रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। समझ लो बच्चे, कहता है सेट में हमारा क्या होता है, रिपीटेशन एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, ऑर्डर भी रोल प्ले नहीं करता। इट मीन्स एलिमेंट का जो पोजीशन है कहीं भी आप चेंज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, सेट हमारा वही रहेगा। और बच्चे जब यही ब्रैकेट हम लोग खत्म कर देंगे तो यही सेट हमारा सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीक्वेंस और सेट में थोड़ा सा का फर्क है कि सीक्वेंस हमारा जो एलिमेंट होता है जिस पोजीशन पे रहता है, पोजीशन रोल प्ले करता है, लेकिन सेट में हमारा है ना पोजीशन रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। तो दो फीचर्स हमने देखा सेट रिप्रेजेंटेशन का। पहला फीचर है कि बच्चे हमारा जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इट मीन्स कहीं भी हम ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, इतना ख्याल रखना। अब एग्जाम्पल पे चले आते हैं। जैसे मान लो बच्चे हमने लिखा यहाँ पे 1 2, और इसी को हम लिख सकते थे ऐसा 2,1, ठीक है, दोनों से ऑर्डर रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। जबकि कोऑर्डिनेट में बच्चे रोल प्ले करता है, वो ऑर्डर पे रिलेशन की बात होगी, जो कि इसी सेट का एक अप्लाइड पार्ट होता है। आगे चल के हम रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन जनरेट करेंगे। और बात हम ऐसा करें कि एक सेट ले लेते हैं जिसमें हमने लिखा 1 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है।
रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होता। ऐसे ही आपको पता है एलिमेंट हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा सेट रिप्रेजेंटेशन का जो टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, टेबल बना के लिखते हैं बच्चे, और दो एलिमेंट को सेपरेट करते हैं, कॉमा से स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, और इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा बच्चे ध्यान देना, ब्रैकेट की बात हम लोग थोड़ा देख लें। ब्रैकेट, तो बच्चे तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, इसका नाम हम लोग बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चे? सर्कुलर ब्रैकेट। यूज कहां करते हैं बच्चे? इसका एप्लीकेशन हम लोग कोऑर्डिनेट में करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अगले यूज करते हैं इसका इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में भी इसका यूज होगा, आगे हम इंटरवल सिखाएंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। इसका नाम सर्कुलर, इसका नाम है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यूज कहां करते हैं? यूज करते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट रिप्रेजेंटेशन फंक्शन में भी यूज होगा इसका, सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कहाँ करेंगे? फिजिक्स में करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं फिजिक्स, और यह इसी का हम लोग यूज करते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। और एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज कहाँ करेंगे? इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो चार ब्रैकेट हमने लिखा, मेनली तीन का यूज होता है। तो सेट रिप्रेजेंटेशन में इसका यूज करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट भी यूज करते हैं, इनइक्वालिटी में इसका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो सेट में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम सेट बनाते हैं, सेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी वर्ड का, ठीक है। चलो, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बच्चे एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारत, BHARAT, भारत। राइट डाउन द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेट। भारत एक वर्ड है बच्चे, हमारे देश का नाम है भारत, और भारत वर्ड जो है इसके लेटर का हमें क्या करना है? एक सेट बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो एग्जाम्पल ये था, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, सेट बनाएंगे तो ले लेते हैं, एस पहला लेटर होता है सेट का, एस ले लिए। यहाँ क्या लिखेंगे? BHAR, ए दो बार नहीं लिखना, एक ही बार ये लिख, ठीक है। ये बच्चे गौर करना, ये जो हमारा पहला 6 लेटर वाला वर्ड है, लेकिन जब हमने क्या किया, यहाँ पे इसका सेट के फॉर्म में हमने लिखा, अब जो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स आ गया इस सेट में वो 5 हो गया, ठीक है। जितने मेंबर होते हैं उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। तो बच्चे हमें अगर हमसे कहा जाता कि इस सेट में कितने मेंबर्स हैं, तो भी हम लोग पता कर सकते थे, और इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा जाए, इसको रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, मतलब हमारा एक कलेक्शन है एस, और उस कलेक्शन में कितने मेंबर्स हैं? तो बच्चे 5 मेंबर्स हैं, जबकि जो वर्ड बना था उसमें 6 लेटर था, ए रिपीटेड, ठीक है। और हम लोगों ने देखा है सेट रिप्रेजेंटेशन का अपना एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी कहता है कि बच्चे सेट में हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ऑर्डर रोल प्ले नहीं करता है। मैंने ऐसे लिखा BHART, आप चाहो तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इफ़ यू अरेंज इन दिस वे ABHRT ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर, दोनों एक ही है। सेट में हमारा क्या होता है? ऑर्डर रोल प्ले नहीं करता है। तो बच्चे जितने मेंबर्स होंगे वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? जितने मेंबर्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। इसको कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है। कभी कभी क्या बोलते हैं, आगे चल के इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का दूसरा नाम हो जाता है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स या बच्चे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, सब एक ही चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप फैमिली हमारा एक सेट हो गया, जितने मेंबर होंगे उसको हम लोग बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दिस फैमिली दिस। जैसे मान लीजिए इंडियन पार्लियामेंट की बात कही जाए, अगर लोकसभा की बात कही जाए तो मान लीजिए 545 मेंबर्स हैं या टोटल 552 मेंबर्स हैं, तो उतना मेंबर होना चाहिए। और इंडिविजुअल का नाम भी बता देते हो कि ही इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप आसानी समझ सकते हो। इस तरीके से पार्लियामेंट बच्चे हमारा एक सेट है, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था? सेट था। और वही वैसे ही हमारा सेट एक क्या होता है? बड़ा चीज़ होता है, वो सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस ग्रुप को लीड करता है। टीम का नाम है, जैसे आप बोलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम हमारा क्या हो गया? सेट हो गया।
उसके जो प्लेयर्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, उसके मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, है ना, कि आखिर सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ हमारा यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। जो सेट का मेंबर होगा उसको कोड वर्ड में ऐसे लिखेंगे, और नहीं रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं बच्चे। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, हमने सेट बिल्डर फॉर्म अभी नहीं बताया। टाइप्स ऑफ सेट बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो तरह के सेट होते हैं, एक फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट नाम से पता चल जाए कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, कैलकुलेटेड हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो बच्चे जिसमें अगर मान लो बच्चे एक सेट है और यहाँ 1 2 3 ये ले लिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है बच्चे, 3 मेंबर्स है। और एक दूसरा सेट मैंने लिया, यहाँ पे 1 2 3 4, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, लास्ट पता ही नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसका सिंबल दिया जाता है ऐसे। ठीक है, ये सिंबल है, कभी कंफ्यूज मत होना कि हमारा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी होता क्या है, जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इतना बड़ा नंबर जिसके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं बट कांट अचीव इट, तो उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो बच्चे, फाइनाइट हो, तो वैसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट में कुछ और भी नाम आ जाता है बच्चे, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। फाइनाइट सेट में, है ना, फाइनाइट सेट के कुछ और नेम सेट है, कुछ नेम सेट की बात कर लेते हैं। नेम में पहला सेट है नल सेट, नल या वॉइड या इम्पिटी, या इसी का नाम है ट्रिवियल, बहुत सारा नाम है ट्रिवियल सेट। तो कहता है कि वैसा सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो। होता है ऐसा, कभी कभी क्या होता है, आप ग्रुप बनाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, एक भी मेंबर नहीं रहता है, तो बच्चे वैसे सेट को हम लोग, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, इम्पिटी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, है ना, तो उसको वॉइड सेट बोलते हैं। तो बेटा हमने एक ऐसा सेट लिया जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है। कभी कभी ऐसी नहीं होती है, हमारी पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो वहाँ एक भी मेंबर नहीं रहते हैं। तो या कभी कभी घर खाली रहता है तो एक भी मेंबर नहीं रहते हैं, घर तो है, सेट है, लेकिन उस पर एक भी मेंबर नहीं है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। ठीक है, तो बेटा नल सेट को हम लोग सिंपल ऐसे खाली छोड़ देते हैं, या इसी को ऐसे 5, ये कैंटर ने सिंबल दिए कि 5 भी इसको हम लोग दे सकते हैं। ये सारा सिंबल कैंटर ने दिया, बिकॉज कैंटर ही वॉज द फादर ऑफ सेट थ्योरी, उन्होंने बहुत काम किया, और आगे चल के बहुत इसे डिटेल आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, अभी तो बच्चे वाला चीज़ छोटा सा आपको पढ़ना है बच्चे। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, नल सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा बच्चे, वो 0 हो जाएगा। तो गौर करना, किसी भी सेट में बच्चे कहा जाए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 0। अगर मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्वायर कर लेगा सेट, वो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, इम्पिटी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो बच्चे पूछा जाता है कि कोई अगर सेट हमारे पास ए दिया हुआ है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा बच्चे, 0 होगा। जब 0 होगा तो नल सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नल सेट के बाद आता है बच्चे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, नाम से ही पता चलता है सिंगल, वैसा सेट जिसमें एक और केवल एक ही मेंबर हो, पता चल गया, एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होगा बच्चे, 1। ठीक है, तो वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल है, हम फिर लेते हैं एक सेट 1 2, बच्चे इसमें भी कितना मेंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट है इसमें, कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि हाँ 1,2 दिख रहा है। बेसिकली ये पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये XY प्लेन में पॉइंट आ गया, ये हमारा 1 2 3 जो लिख रहे थे वो 1 डायमेंशन में था, है ना, नंबर लाइन पे था, रियल एक्सिस पे था, लेकिन ये हमारा XY प्लेन में आ गया। ठीक है, चलिए, तो सिंगलटन सेट है। फिर अगला मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी कितना मेंबर होगा बच्चे, ख्याल रखना है, ये 1 देगा ऑलवेज, तो सिंगलटन सेट, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट, फिर बच्चे अगर हम ऐसा ले लें 1 2 3, कंफ्यूज मत होना, ये कोऑर्डिनेट है स्पेस में 3D में, तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या आ जाता है, 1।
फिर हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए 1, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल क्या थे सिंगलटन सेट का, ठीक है, सिंगलटन सेट। अब बात करते हैं पेयर सेट। पेयर मतलब नाम से पता चल रहा है दो। तीसरा हम लोग आते हैं पेयर सेट। पेयर सेट बच्चे वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, आप ऐसे समझ सकते हैं, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो जाए। पेयर मतलब 2 होता है। पेयर सेट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा 2, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं पेयर सेट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे 1 2, ये तो क्लियर दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट 2, ठीक है। आगे बच्चे फिर लेते हैं यहाँ पे हमने लिया 1 लेते हैं 1,2 ऐसे दे दी 2,3, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ये, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या हो जाता है 2, ठीक है। तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं कितने मेंबर हैं इसमें, ठीक। चलिए पेयर सेट की बात कर रहे हैं। एक होता है बच्चे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो समझिए। कहता है कि वैसा दो सेट इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, दो सेट में, दो या दो से ज़्यादा सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो इक्वल हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो बच्चे मान लो इसमें दो सेट हमने ले लिया, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं A इज इक्विवेलेंट टू B, इक्विवेलेंट बोलते हैं ऐसे, ठीक है। A इज इक्विवेलेंट टू B, A इक्विवेलेंट B का है तो ऐसे भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है, B इज इक्विवेलेंट टू A, ठीक है। एग्जाम्पल लेते 1 2, बच्चे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना हो गया 2, B ले लिए हैं A, B, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है, ये भी क्या है 2, तो यहाँ पे क्या होता है A इज इक्विवेलेंट टू B, A B के इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए A इज इक्विवेलेंट टू B, ठीक। तो दो सेट इक्विवेलेंट कहे जाते हैं प्रोवाइडेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे हमारा दोनों मेंबर इक्वल हो ही हो, ठीक है। इक्विवेलेंट और इक्वल में फर्क है। अब आते हैं इक्वल सेट की बात करते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, इक्वल सेट, तो बच्चे इक्वल सेट की बात करते हैं तो कहता है कि दो सेट इक्वल होगा, पहले तो क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट होने के बाद उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल सेट की बात करें तो उस इक्वल सेट को सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट की बात कर लें। तो कोऑर्डिनेट में अगर हम लिखते हैं A, B और दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 1,2, इफ A इज इक्वल टू B, तो बच्चे आप श्योर हो क्या कहोगे, ये ऑर्डर पेयर में हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, दैट इज ऑन कंपेयरिंग A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, ये तो कंफर्म है। A का वैल्यू 1 मिला, B का वैल्यू 2 मिला, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर हम ऐसा लें, सेट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया A, B और B मैंने लिया 1,2, ठीक है। अब कहता है इफ A इज इक्वल टू B, फाइंड A एंड B। अब बच्चे दो सेट कहता है इक्वल है, यहाँ कोऑर्डिनेट इक्वल हुआ था तब तो श्योर थे A और B का वैल्यू हमें यूनिक मिला, A का 1, B का 2, लेकिन अब कहता है दोनों सेट इक्वल है तो A और B का वैल्यू बताओ, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो इक्विवेलेंट है, इक्वल होने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, तो ये हमारा सेट जो है इक्विवेलेंट है। अब इक्वल की भी बात कही जा रही तो A और B भी हमें निकालना है, ठीक है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। A इज इक्वल टू B है बच्चे, नहीं तो A हमारा क्या है A, B। देखो अगर हमने क्या इस ऑर्डर में लिखा तो ये आया और कंपेयर कर देते, इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड। इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2, फ्रॉम, इसका नाम थर्ड दे दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करेंगे क्या होगा, फर्स्ट से कंपेयर कर दिए, A बराबर 1, B बराबर 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। इसकी जब बात करेंगे तो बच्चे क्या होता है A इज इक्वल टू फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ चला जा रहा है, A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 1। तो देखिए डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। इक्वल होने के लिए A का वैल्यू अगर 1 होता कंफर्म हमारा B का होना चाहिए 2, अगर A हमारा 2 होता तो B का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। सो देयर आर टू सॉल्यूशन, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ A एंड B, है ना। जबकि कोऑर्डिनेट में हम लोग देख रहे थे A और B का यूनिक वैल्यू मिल रहा था, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं A और B का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो दो सेट इक्वल होने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रेस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वल, है ना, कंपेयर करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज मिलता है।
तो एक तो हमें क्या मिला, a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू 1, ये दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से अगर दो सेट हमें दिया रहे और कहता है कि दोनों इक्वल है तो कैसे हम वेरिएबल निकालेंगे और उसका वैल्यू कैसे मिलेगा। थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लो बच्चे हम यहाँ कर देते हैं a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं 4। अब कहता है दोनों बराबर है, a और b का वैल्यू बताओ। ठीक है, फिर वहाँ ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे क्या कर देते हैं, जस्ट कंपेयर कर देते हैं, टेंशन मत लेना बच्चे। तो जब हम क्या करेंगे, अगर कंपेयर करते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ईजी करने के लिए मैंने क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर कर दिए, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, a मिलेगा +-1, a इज +-1। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू क्या मिलता है, +-2। गौर करना, तो हमारे पास a का वैल्यू मिल रहा है +-1, तो b का वैल्यू क्या होता है, +-2। अगर हम फिर क्या करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलता, +-2, और b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू क्या मिलता है, +-1। गौर करना, तो बच्चे हमें क्या मिल रहा है, a का टोटल वैल्यू जो मिलता है +-, पहला केस में हमने a अगर क्या लिया है ना, 1 लिया तो +-1, और b स्क्वायर अगर हमने 4 लिया तो b का वैल्यू +-2 है। और यहाँ से आप देख रहे हो डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं। दैट्स वाई बच्चे कोऑर्डिनेट में हमारा यूनिक वैल्यू मिल जाता था इस तरीके से, लेकिन सेट में क्या होगा, डिफरेंट केसेस की बात करेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चे होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर दो सेट इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको मिटा देते हैं। यहाँ से a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूल फॉर्म, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। बच्चे गौर करना है, जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने देखा दो तरह का सेट होगा, एक फाइनाइट होगा, दूसरा इनफाइनाइट होगा। जब इनफाइनाइट होगा तो टोटल मेंबर को लिखवाना बहुत टफ टास्क हो जाता है। इट मीन्स बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ खत्म होगा पता नहीं। तो उस सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारा एग्जिस्टेंस में आया किसका, ये एग्जिस्टेंस हमारा आ गया किसका, बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म का। और इसका डिटेल हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ से आगे हम लोग बढ़ाएंगे। उसको लिखते कैसे हैं, वो ऐसे लिखते हैं, सेट तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेंबर लिखते हैं, और इसका कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ क्या लिख दिए, ये मेंबर है, यहाँ लिखेंगे मेंबर, और यहाँ क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ द मेंबर, नेचर ऑफ द मेंबर। यही लिखने का तरीका है, ऐसे लिख दिए। यहाँ एलिमेंट लिखेंगे मेंबर और यहाँ पे नेचर ऑफ द मेंबर लिखते हैं, ये लिखने का तरीका, नेचर ऑफ द मेंबर। ठीक है, जैसे मान लो बच्चे हम यहाँ पे लिख दें ऐसे, x, इसको रीड करते हैं सच दैट x हमारा 1 से और 4 के बीच लाई कर रहा है, और x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसको समझा देते हैं बच्चे। x हमारा मेंबर है इस सेट का, और सभी मेंबर को एक ही वेरिएबल में लिखते हैं। इस है ना तरीके से लिखने का जो खासियत है बच्चे, जितने भी मेंबर्स होते हैं एक ही वेरिएबल में आ जाते हैं। ठीक है, डिटेल इस पे काम करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में भी इस पे हम लोग काम करेंगे। बच्चे गौर करना, ये हमारा नंबर लाइन है 1 से 4 के बीच, 1 और 4 को इंक्लूड करते हुए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बेटा बताओ, इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखते, टेबलर फॉर्म में लिखते, 1 और 4 के बीच और इंक्लूडिंग 1 और 4 कितने नेचुरल नंबर होते हैं, ये हो जाता है 1 2 3 4। बेटा ये हमारा टेबलर फॉर्म था, ये इसका रोस्टर फॉर्म था। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या किया कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे बता रहे थे, और इस पर डिटेल हम लोग और भी बहुत काम करेंगे अगले लेक्चर में। जैसे हम यहाँ खत्म करेंगे, पूरा सीरीज चलेगा, सेट रिलेशन फंक्शन खत्म करेंगे, उसके बाद फिर अलजेब्रा हम लोग एंट्री करेंगे। इट मीन्स विल गेट कंप्लीट मैथमेटिक्स, हम पूरी हम 11th 12th UG PG सारा हम लोग इस पर अपलोड करेंगे। और बच्चे आप बने रहिए, और आपका सपोर्ट हर हमेशा हमें मिलते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो मिशन है कि ये एजुकेशन घर घर तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, और आपका थोड़ा सा इसमें हेल्प चाहिए। और बच्चे अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है, अगर फ़ायदा होता है, कुछ लगता है कि नहीं हम कर रहे हैं आपके लिए, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और औरों को भी इसको शेयर कीजिए। बेल आइकन को आप क्या कीजिए, एक्टिव कर लीजिए, जिससे जैसे हम वीडियो बनाएं आपके पास पहुँच जाए। तो आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि देखो आपका जो कमेंट होता है हमें एनर्जी देता है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चे, बस आपका कमेंट हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, औरों को बताना है ना,
और बच्चे हम पूरी मैंने कहा ना पूरी की पूरी 11th 12th BSc MSc सारा